हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिजीज़ का टाइप्स पढ़ाया था। डिजीज़ कितना टाइप्स का होता है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आज हम लोग को वीडियो में डिस्कस करना है इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, डिटेल्स स्टडी करना है। इम्यूनिटी क्या होता है, तो आइए देखते हैं इम्यूनिटी क्या चीज़ है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोले क्या, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी एक प्रॉपर्टीज है इम्यून सिस्टम का। प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, कोई भी एंटीजन है ना, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाता है बॉडी, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने पर ही क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी एंटीजन से फाइट करता है। अब ये इम्यूनिटी जो होता है ये दो टाइप का होता है। इम्यूनिटी दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट इसको बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी, और सेकेंड को बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब थोड़ा देखेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इट्स गेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बॉडी को ये रिसीव होता है ना, इनेट इम्यूनिटी, ये फ्रॉम बर्थ से ही आ जाता है। गेन फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही प्राप्त हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है बाय। आप थोड़ा देखेंगे। और क्या होगा, इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल है फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट। ये हो गया इनेट इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, 4 बैरियर्स इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी, और ऐसे बोलेंगे 4 बैरियर्स टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को बनाने में बॉडी के अंदर 4 टाइप्स का बैरियर होता है, जो बर्थ से ही मिल जाता है। फर्स्ट जो बैरियर है इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, स्किन। इस स्किन जो होता है, स्किन वर्क्स एज फिजिकल बैरियर्स। और जैसे बोलेंगे इसमें द म्यूकस लेयरिंग फिजिकल बैरियर्स, और क्या बोलेंगे, म्यूकस लेयरिंग और कोटिंग, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन also works as organs, also work as physical barriers। ये हो गया। सेकेंड लेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आ जाएगा, जैसे टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया, HCl हो गया। HCl सिक्रीटेड फ्रॉम वॉल ऑफ स्टमक, और सलाइवा और टीयर्स
टीयर फ्रॉम आइज, ये सब किसका काम करेगा? फिजिकल बैरियर का काम करेगा। थर्ड ले लीजिए सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर्स। तो सेलुलर बैरियर्स में क्या किया जाएगा? जैसे ब्लड सेल्स हो गया, मैक्रोफेज सेल्स हो गया, जैसे WBC मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट, और ऐसे एनसीईआरटी में दिया है PMNL लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और PMNL न्यूट्रोफिल्स। इसके साथ साथ मोनोसाइट्स, यहां पे और लिख लीजिए मोनोसाइट्स। ये सब किसका काम करता है? सेलुलर बैरियर का। यहां में देखिए PMNL मैंने लिखा है, PMNL का मतलब क्या हो गया? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। मैं यहां में लिख दे रहा हूं PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो ये सेलुलर बैरियर का काम करता है। फोर्थ इसमें एक और बैरियर आ जाता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं फोर्थ बैरियर। थर्ड तो यहां लिखा सेलुलर बैरियर, फोर्थ बैरियर में आ जाता है साइटोकाइन। साइटोकाइन टर्म है, साइटोकाइनिन नहीं है, साइटोकाइन है। तो इसमें जो अल्फा इंटरफेरॉन होता है, इंटरफेरॉन एक केमिकल है, इंटरफेरॉन secreted from cancerous cells which protects the infection to normal cells। मतलब ये कैंसर सेल सिक्रीट करता है इंटरफेरॉन को, और ये इंटरफेरॉन जो होता है ना, ये नॉर्मल सेल को अगेन इंफेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। तो ये साइटोकाइन। तो आप यहाँ पे याद रखो, फिजिकल बैरियर में स्किन हो गया और म्यूकस कोटेड इनर लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स हो गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या किया जाता है? HCl सिक्रीटेड फ्रॉम वॉल ऑफ स्टमक, सलाइवा, टीयर्स फ्रॉम आइज एक्सेट्रा, ये सब हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर में। सेलुलर बैरियर में जो सेल्स है, स्पेशलाइज्ड जो सेल्स है ब्लड के अंदर, WBC हो गया, मैक्रोफेज हो गया, PMNL लिम्फोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, ये सब सेलुलर बैरियर का काम करता है। साइटोकाइन में इंटरफेरॉन, और ऐसे लिखता है अल्फा इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन बोलो और अल्फा इंटरफेरॉन दोनों आप बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड लेते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? रीचेस टू बॉडी ऑफ फिटस और बॉडी आफ्टर बर्थ, ऐसे डायरेक्ट करो, आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद रीच होता है। बर्थ के टाइम में, बर्थ के समय में गेन फ्रॉम बर्थ, बर्थ से जो मिल जा रहा है वो इनेट इम्यूनिटी है, और बर्थ के जो बाद मिल रहा है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव इम्यूनिटी। इसको दो पार्ट्स में फिर हम डिवाइड करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी थोड़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और हम लोग बात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इट इज synthesized in host cell, और ये क्या है? स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। और ये क्या होता है ना, ये लो इंटेंसिटी का होता है, लो
इंटेंसिटी। ठीक है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज सिंथेसाइज और इट इज रेडीमेड, इट इज रेडीमेड वर्क्स और रेडीमेड इम्यूनिटी, और ऐसे बोलेंगे रेडीमेड इम्यूनिटी टेकन आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। जैसे मैं बोलूं स्नेक वेनम, एंटी वेनम, एंटी वेनम जो है ना, एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के लिए जो एंटी वेनम दिया जाता है, एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट, ये क्या है? रेडीमेड इम्यूनिटी है। और एक रेडीमेड केमिकल बोल लो, रेडीमेड, एक्चुअली ये रेडीमेड होता है, केमिकल होता है जो बॉडी को दिया जाता है और किसी एंटीजेंस के अगेंस्ट में क्विक एक्शन करता है। और ये क्या होता है? हाई इंटेंसिटी, इसका होता है हाई इंटेंसिटी, फास्ट, और इसका रैपिड एक्शन होता है, रैपिड एक्शन होता है। ठीक है। तो ये हो गया पैसिव इम्यूनिटी। अब थोड़ा सा हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी का और डिटेल्स लेंगे। एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये बर्थ के बाद एक्वायर्ड करता है बॉडी। जैसे मैं बोलूं जो माँ हो, जो ड्यूरिंग बर्थ ऑफ फीटस, मतलब फीटस को जब बर्थ करती है माँ, तो उस टाइम स्टार्टिंग कंडीशन में जो मिल्क जो सिक्रेट करता है माँ के बॉडी से, जो मिल्क का सिक्रेशन होता है येलो कलर का, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उस कोलोस्ट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में IgA एंटीबॉडी होता है, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में उसका बहुत ही रोल होता है, इसेंशियल रोल होता है। तो थोड़ा देखिए, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? ये एक्चुअली बॉडी के अंदर दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है। देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो कोई पैथोजन हमारे बॉडी में पहली बार इंटर करता है, फर्स्ट टाइम जो उसका सिम्टम्स आता है, तो बॉडी को उसको रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है ना, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इससे दो चीज हम लोग रिलेटेड टर्म समझेंगे। एक है प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स, और एक है सेकेंडरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब थोड़ा देखेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है। इट इज फील ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही ये दो पार्ट है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। बॉडी टेक्स more time for recognition of pathogen. It is memory based process, it is memory based process or activities, मेमोरी बेस्ड। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? सेम पैथोजन, सेम पैथोजन अगेन enters inside the body, inside the body, then the body quick recognize the pathogen and starts to
secreting the antibody against the antigen and kill them quickly। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब थोड़ा यहाँ पे देखने हैं कि बॉडी के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो स्पेशल एक मेमोरी सेल से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ और पॉइंट्स नोट करेंगे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन बॉडी is controlled by specialized cells called as B lymphocytes and T lymphocytes। अब यहाँ पे ये देखना है, ये जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है ये लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहां में मैं लिख दे रहा हूं बोथ आर प्रोड्यूस बाय लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स का बात करेंगे तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहीं पे आप देख लो लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन सा होगा? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और ये क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब आप देखो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या किया जाएगा? थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। क्या किया जाएगा? बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। इसमें क्या होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में? वेयर ओरिजिन एंड maturation and proliferation of lymphocytes take place। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन उसको बोलेंगे ना जहां में क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होगा, मैचुरेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, लेकिन इसके अंदर फंक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा देखो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन सा आ जाएगा? एस्प्लीन हो गया, एस्प्लीन, पेयर्स पैचेज, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। इम्यून सिस्टम को बनाने में और भी पार्ट्स इन्वॉल्व होता है, ब्लड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इम्यून सिस्टम, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसमें ब्लड का भी रोल होता है, टिश्यू का भी रोल होता है, सेल्स का भी रोल होता है, इवन एंटीबॉडी का रोल होता है। और एंटीबॉडी क्या होता है? ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे थोड़ा बता दूं मैं आप लोगों को, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है ना उसको बनाने में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? ब्लड, टिश्यू, सेल्स, एंटीबॉडी और लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन का दो पार्ट हो गया, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। टिश्यू में जनरली एक टर्म आ जाता है माल्ट, एक टर्म आपको पढ़ना है माल्ट। माल्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू।
क्या करता है, इट मेक्स द 50% टिश्यू, 50% lymphoid tissue of all the lymphoid tissue of human body। चलो जी, अब ये माल्ट कहाँ में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। कहाँ में होगा माल्ट, इनर लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे ना, एंटीबॉडी एक्चुअली है क्या। यहां पे मैंने एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में आपको बता दिया, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्लड, टिश्यू, सेल्स, एंटीबॉडी। अब यहां पे हम लोग थोड़ा एंटीबॉडी का बात करेंगे कि एंटीबॉडी कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स का बात करेंगे। देखिए, थोड़ा शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम लोग लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। एंटीबॉडी क्या है, दैट इज द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स और प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल, सॉल्युबल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड by B lymphocytes। lymphocytes activated by T lymphocytes। इसका मतलब क्या हो गया, T lymphocyte does not produce any types of antigen। T lymphocytes does not produces any types of antibody। एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सिर्फ बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। तो अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कितने टाइप का है एंटीबॉडी। और जनरली जो एंटीबॉडी होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड in form of immunoglobulins। अब कितना टाइप का एंटीबॉडी होता है थोड़ा उसको नोट कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। फिर स्ट्रक्चर लेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का कितना टाइप होता है, देखिए जनरली 4 टाइप्स का होता है, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल पढ़ने से वहां पे 5 टाइप का दिया हुआ है। जनरली 4 टाइप्स, जनरली 4 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड। फर्स्ट क्या हो गया, IgA, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, मोस्ट अबंडेंट types of antibody found in mother's milk।
और जो कोलोस्ट्रम है ना, ये कोलोस्ट्रम है फर्स्ट सिक्रीटेड मिल्क्स। क्या है? फर्स्ट सिक्रीटेड मिल्क, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोल रहे हैं, फर्स्ट सिक्रीटेड मिल्क है। इसी के अंदर IgA का अमाउंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सेकेंड टाइप का जो एंटीबॉडी होता है, ये आप ध्यान रखो ना, फाउंड इन मदर्स मिल्क। तो इसमें कोलोस्ट्रम, एक्चुअली मदर्स मिल्क जो कोलोस्ट्रम होता है ना, इस कोलोस्ट्रम के अंदर क्या है? फर्स्ट सिक्रीटेड मिल्क। और ये क्या होता है? लाइट येलो कलर, और ऐसे बोलेंगे येलो कलर का होता है जनरली, स्टार्टिंग में येलो कलर। और ये काफी न्यूट्रिशियस मिल्क होता है ना, फिटस के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। न्यूट्रिशियस होगा, न्यूट्रिशियस एंड essential for development of fetus, जो फीटस के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होता है। सेकेंड टाइप का जो एंटीबॉडी होता है वो हो गया IgG, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। थोड़ा इसका फुल फॉर्म भी साथ में लिखते चलेंगे, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ग्लोब्यूलिन जी। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी which crosses the placenta only, ऐसे बोलेंगे this antibody only crosses the placenta, crosses the placenta and reaches to the fetus, reaches to the fetus। ये सेकेंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप का जो एंटीबॉडी है उसको बोलते हैं IgM और IG, थर्ड हम यहां भी लिख दे रहे हैं, थर्ड यहां लिख दे रहे हैं IgE। इसका नेम हो गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन E। ये क्या करता है? इट वर्क्स इन एलर्जिक कंडीशन, और क्या करता है? कंट्रोल्स द एलर्जिक कंडीशन, कंट्रोल्स द एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन इन बॉडी। कहां से सिक्रीट होता है? IgE सिक्रीटेड फ्रॉम मास्ट सेल्स, सिक्रीटेड from mast cells of areolar connective tissue। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके मास्ट सेल से सिक्रीट होता है IgA। फोर्थ टाइप का जो एंटीबॉडी है वो है IgM, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E। ये क्या करता है? बैक्टीरियल को, ज्यादातर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में काम करता है, वर्क करता है, वर्क्स in destroying the bacterial cell, the bacterial cell। तो अब आप देखो ना, हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखना है थोड़ा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होता है जनरली वाई शेप स्ट्रक्चर, और ये एंटीबॉडी जो होता है ना मेड अप ऑफ 2 और 4 चेन, 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन कौन सा चेन होगा? 2 लाइट चेन होगा और 2 हेवी चेन, और 2 क्या हो जाएगा? लाइट चेन। तो इसको कैसे लिखेंगे? हेवी चेन को कैसे लिखिएगा? H2, हेवी चेन को आप लिखिएगा H2 और लाइट चेन को लिखिएगा L2। तो इसको दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? H2L2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, H2L2 से। अब थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं एंटीबॉडी का। तो देखिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, फिर एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है। एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसको बाइंड करता है और बॉडी से फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ, हम यहां पे ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो दो लाइट चेन होगा, ऐसे देखिए ये लाइट चेन हो गया, यहां पे बाइंडिंग साइट होता है, ये लाइट चेन हो गया। और ये हेवी चेन हो गया, हेवी चेन बड़ा स्ट्रक्चर होगा। ये छोटा वाला लाइट चेन, ये बड़ा वाला हेवी चेन हो गया। फिर इधर से भी स्ट्रक्चर लेंगे, ऐसे ऐसे, ये हेवी चेन हो गया। ये बाइंडिंग साइट हो गया। चलिए अब थोड़ा हम लोग क्या लेते हैं, इसको बोल रहा हूं L2, ये लाइट चेन है, लाइट चेन। और ये क्या हो गया, हेवी चेन। और ये जो साइट है ना, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट मतलब इसी साइट से क्या करेगा, इसी साइट में कोई भी एंटीजन आकर के बाइंड करेगा। एक चीज और देखेंगे ना, दो लाइट चेन को आपस में बांध के रखने वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। यहां पे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ये देखिए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड ऐसे भी खुद ये एक चेन को भी बांध के रखता है इटसेल्फ, और दूसरे चेन को भी, मतलब लाइट चेन हेवी चेन को भी बांध करके रखता है। ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये क्या हो गया, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। मतलब एंटीबॉडी में सबसे ज्यादा एमिनो एसिड जो होता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, यहां में भी होगा, ये बाइंड करके रखेगा ऐसे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, यहां में भी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये हो गया क्या, यहां पर भी सल्फर कंटेनिंग क्या है, एमिनो एसिड। ये क्या हो गया, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो ये मैंने आप लोगों को एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया, एंटीबॉडी का टाइप दिखाया। अब हम लोगों को थोड़ा कुछ डिजीज के बारे में स्टडी करना है, डिजीज रिलेटेड विथ इम्यून सिस्टम। तो यहां डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, सम इंपोर्टेंट डिजीज रिलेटेड विथ इम्यून सिस्टम, उसका डायग्नोसिस, उसका टेस्ट, सब चीज को पढ़ेंगे ना। तो यहां पे हेडिंग कर देता हूं डिजीज और डिजीजेज रिलेटेड विथ इम्यून सिस्टम। तो अब देखिए एक एक करके डिजीज का थोड़ा स्टडी करते हैं। पहला डिजीज मैं ले रहा हूं यहां से एलर्जी। फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या है, द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन पैथोजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एलर्जी।
क्या है? द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स। तो बता रहा था एलर्जी क्या है? द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम और बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन present in environment is called as allergy, इसको एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनी सब्सटेंस विच क्रिएट एलर्जी आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। एक और टर्म, एनी सब्सटेंस विच क्रिएट्स और causes allergy are called as allergens, और एलर्जेंस का एग्जाम्पल आप याद रखो। एलर्जेंस एग्जाम्पल पोलन ग्रेन्स, माइट्स इन डस्ट्स और एनिमल डेंडर, ये सब एलर्जेंस का काम करता है। इवन सन का जो लाइट है वो भी एलर्जेंस, फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारा आ जाता है एलर्जेंस में, जो बॉडी को लाइक नहीं है, जो ऐसा सब्सटेंस जिसको यूज करने के बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो एलर्जी क्रिएट करता है जनरली। और मोर एलर्जी क्रिएटिंग जो सब्सटेंस है पोलन ग्रेन्स, माइट्स इन डस्ट, एनिमल डेंडर। पोलन ग्रेन एलर्जी ड्यू टू pollen grains is called as hay fever। अंडरलाइन कर लीजिए, hay fever मतलब पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होता है उसको जनरली hay fever बोलते हैं। तो कैसे होता है ये एलर्जी बॉडी के अंदर, कैसे होता है? सब्सटेंसेस हिस्टामिन सिक्रेटेड बाय द मास्ट सेल्स। हिस्टामिन का जो और सीरोटोनिन, जैसे बोलेंगे द सब्सटेंसेस हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन secreted from mast cell which is responsible for allergy। तो दो चीज को अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, हिस्टामिन हो गया और सीरोटोनिन हो गया। ये मास्ट सेल से सीक्रेट होता है, और मास्ट सेल किसके अंदर होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट करता है। अब थोड़ा देख इसको, एलर्जी को ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? ट्रीटमेंट, यूज ऑफ एड्रेनालिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनालिन and steroids are helpful in treatment of allergy। और क्या होता है? सिम्टम्स, एलर्जी का सिम्टम्स क्या होगा? थोड़ा यहां में मैं लिख दे रहा हूं, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। सिम्टम्स एलर्जी का सिम्टम्स क्या क्या हो जाएगा? वाटरी आइज,
वाटरी आइज और स्नीजिंग ये सब सिम्टम्स हो गया किसका, एलर्जी का। रेडनेस ऑफ स्किन, रेडनेस ऑफ स्किन, प्रॉब्लम्स इन रिस्पिरेशन, ये सब सिम्टम्स है एलर्जी का। तो ये एलर्जी से रिलेटेड मैंने कुछ टर्म्स बताया। यहाँ पे आपको याद रखना है, हे फीवर क्या है, पोलन ग्रेन की एलर्जी को हे फीवर बोलते हैं। और एक्चुअली एलर्जी के लिए कौन कौन सा सब्सटेंसेस रेस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स एंड एड्रेनालिन से, स्टेरॉइड से इसका ट्रीटमेंट जनरली किया जाता है। और एक्चुअली देखो एक और टर्म यहाँ पे लिख देंगे एलर्जी से, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, नोट करके लिख लो, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE, मेनली टेक पार्ट इन कंट्रोल ऑफ एनर्जी, कंट्रोल ऑफ एलर्जी इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर एलर्जी को कंट्रोल करने में मेनली IgE का रोल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का रोल होता है। तो ये देखो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताया, फर्स्ट डिजीज बताया इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, वो है एलर्जी। सेकेंड इसमें डिजीज हम लोग पढ़ते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्वेश्चन पूछ देता है, ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, ऑटो इम्यून जो टर्म लिया गया है ना, ऑटो इम्यूनिटी से लिखा गया है। ऑटो इम्यून टेकन फ्रॉम ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी इसमें क्या होता है, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम start to destroying the itself cells। तो इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड डिजीज कौन सा हो जाएगा, रियूमेटॉइड ऐसे लिखता है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। थर्ड जो डिजीज होगा एस्किड, जो आप लोग पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एस्किड क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये इसको ट्रीट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट बाय जीन थेरेपी मेथड। इसको मैंने बहुत डिटेल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया है, वहां में आप लोग देख लेना। तो फोर्थ टाइप का जो डिजीज है, फोर्थ एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में भी आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। थोड़ा यहाँ पे हम लोग और पढ़ लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डिजीज का कितना बार तो फुल फॉर्म में पूछ दिया। एड्स क्या है, कॉजेटिव एजेंट्स। इसका कॉजेटिव एजेंट का नेम क्या है, कॉजेटिव एजेंट HIV। और HIV क्या है, ये रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, इसी को बोलते हैं रेट्रोवायरस।
HIV का फुल फॉर्म कितना बार पूछ देता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV हो गया। और HIV क्या करता है? HIV के अंदर एक्चुअली एक मैकेनिज्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फाउंड इन HIV। और इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करता है? ये टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है और इन्फेक्ट करता है। बाय दिस प्रोसेस HIV replicates or propagates to destroy the helper T cells। हेल्पर टी सेल्स। तो अब बताओ, अगर बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल्स ही डिस्ट्रॉय कर जाएगा तो बी सेल्स तो ऑलरेडी एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब जब टी सेल्स डिस्ट्रॉय कर जाएगा तो बी सेल्स एक्टिव नहीं होगा, और जब बी सेल्स एक्टिव नहीं होगा तो उससे रिलेटेड एंटीजन का भी फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली एड्स, ये जो एड्स का जितना हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है, एड्स का कॉजेटिव एजेंट। अब थोड़ा सा देखते हैं मोड, और लिखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। HIV कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है? तो देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हेडिंग करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है? तो पहले लिख देंगे बाय द इन्फेक्टेड नीडल्स फर्स्ट, बाय sharing of infected needles, second by transfusion of infected blood or body fluids और बॉडी सब्सटेंसेस, जनरली बॉडी फ्लूइड्स। थर्ड क्या हो जाएगा? बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। और क्या हो जाएगा? फोर्थ by intravenous injection of drugs abuser, by intravenous using of drugs through needles by drugs abuser, by drugs abuser। तो ये कंडीशन हो गया, इसके थ्रू ये क्या करेगा? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा। अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज और समझते हैं HIV से, मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे एक पर्सन, मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ये कैसे हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करता है। तो सिंपल सा टर्म है ना कि ये हम लोग ले लेते हैं, ये HIV एक है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और इसके बाहर में क्या हो गया? एक प्रोटीन कैप्सिड हो गया। ये प्रोटीन कैप्सिड हो गया, और इसके चारों तरफ में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का लेयर होता है जिसको GP120 बोलते हैं। ये प्रोटीन हो गया जिसको GP120 बोलेंगे। ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हो गया, इसको GP120। इसके साथ क्या होता है? इस HIV के अंदर
एक आरएनए मॉलिक्यूल्स और ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो थोड़ा यहाँ पे नेमिंग कर लीजिए क्या क्या है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया प्रोटीन कोट, ये हो गया GP120। तो स्टूडेंट ये बता रहा था मोड ऑफ इन्फेक्शन में ये HIV का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है ये आरएनए है, SS RNA, और ये जो एंजाइम है इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ HIV। HIV का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है और एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्या करेगा, ये जो GP120 है आप देखेंगे ये हेल्पर टी सेल हो गया, ये हो गया हेल्पर टी सेल, और इसी को इसको इन्फेक्ट करना है। तो आप देखो हेल्पर टी सेल के बाद भी पास भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं CD4 प्रोटीन होता है ना। अब थोड़ा देखेंगे कि ये जो वायरस है इसका जो GP120 इसके ऊपर मास्क सेल होता है, मास्क सेल से अपने आप को कवर कर लेता है जिससे कोई भी एंटीबॉडी इसको इफेक्ट नहीं कर पाता है, एंटीबॉडी कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, या बोले तो कोई भी एंटीबॉडी का इसके ऊपर रोल नहीं होता है, एक्शन नहीं हो पाता है। ये मास्क सेल हो गया, ये मास्क सेल, ये मास्क सेल। अब थोड़ा देखना है कि जैसे CD4 और GP120 एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, ये मास्क सेल्स को बहुत थोड़े समय के लिए हटा लेता है वायरस, और इसके साथ क्या करेगा, ए रूट के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल आरएनए को इंजेक्ट कर दिया टी सेल के अंदर, ये हो गया आरएनए, और इसके साथ साथ एंजाइम भी आ गया। अब इस आरएनए के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये डबल स्टैंडर्ड क्या बना लेता है, DNA बना लिया, DNA। अब इस DNA के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या बनाएगा, ये mRNA बनाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड mRNA, ये बना लिया mRNA, और ये mRNA फिर क्या बनाएगा, अगेन ट्रांसलेशन होगा इसके अंदर, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन के अंदर फिर से जेनेटिक मटेरियल को एक्वायर करेगा, ये एंजाइम हो जाएगा, मतलब फिर एक HIV बन गया टी सेल के अंदर। और इस तरह से बार बार ये प्रोसेस को रिपीट करता है, और बार बार रिपीट करने से ये टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और जनरली धीरे धीरे जब टी सेल्स डिजेनरेट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और उस कंडीशन में कोई भी इन्फेक्शन होने से उसका बॉडी क्योर नहीं कर पाता है, कोई भी एंटीबॉडी बॉडी को सेफ नहीं कर पाता है। तो हम लोग ये देखेंगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ध्यान रखो जो एड्स होता है इसका जो टेस्ट है उस टेस्ट का नेम है एलिजा टेस्ट, और इसका ट्रीटमेंट कोई भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हम लोग लेते हैं, लेकिन ये ड्रग्स जो होता है थोड़ा लाइफ स्पेन को इंक्रीज करता है, बट डेथ से प्रिवेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का नेम क्या है, एलिजा, फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो यहाँ पे थोड़ा देखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म हो गया, और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मैकेनिज्म पर वर्क करता है, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये हो गया एलिजा। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल,
नॉट अवेलेबल, बट थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, बट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स increase or longevity, increase or increases the life span of patient, but यहाँ पे थोड़ा हम इसको बट के इंक्रीज कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखा, ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे देखो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इंक्रीजेज द लाइफ स्पेन ऑफ पेशेंट बट डज नॉट प्रिवेंट्स फ्रॉम डेथ। तो डेथ से ये नहीं बचा सकता है, थोड़ा लाइफ टाइम को इंक्रीज कर देगा। अगर पेशेंट को 5 ईयर तक सरवाइव करना है तो हो सकता है कि 2 ईयर 3 ईयर और इंक्रीज कर दे, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सिम्टम्स तो बहुत कुछ भी इसमें सिम्टम्स हो सकता है, कफ, फीवर, वेट लॉस, कफ, फीवर, वेट लॉस, हाँ, और बहुत सारा प्रॉब्लम इसके अंदर और भी हो सकता है सिम्टम्स। चलिए यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, और थोड़ा बेसिक इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, एंट्री ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स। तो इसका कितना है एवरेज, 5 to 10 ईयर। जनरली ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 10 ईयर। तो ये थोड़ा एड्स से रिलेटेड मैंने टर्म पढ़ाया। अब हम लोग देखते हैं एक और डिजीज, कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, इसको ही हम लोग कैंसर बोलते हैं। और कैंसर जनरली ट्यूमर सेल को बोलते हैं कैंसर। तो थोड़ा देखो नेक्स्ट जो डिजीज है कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज जनरली कॉल्ड एज कैंसर और टर्म्ड एज कैंसर सेल्स। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म ट्यूमर, और इसी ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं क्या, कैंसरस सेल्स। तो ये ट्यूमर भी दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये क्या होता है, लिस्ट डेंजरस होता है, कन्फाइंड इन अ सर्टेन एरिया। ये क्या होता है, लिस्ट डेंजरस एंड कन्फाइंड एट अ सर्टेन एरिया ऑन बॉडी। और ये जनरली हार्मफुल नहीं होता है, लिस्ट हार्मफुल, लिस्ट डेंजरस, बेनाइन ट्यूमर। एक्चुअल मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये डेंजरस होता है और मोस्ट लीथल, मोस्ट हार्मफुल और डेंजरस और लीथल टू द बॉडी। इसको नियोप्लास्टिक, द सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, द सेल्स ऑफ malignant tumor is called as neoplastic cell, neoplastic cells। overgrowth और uncontrolled growth is
टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कैंसरस सेल्स के ग्रोथ होने के प्रोसेस को ही बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब थोड़ा देखेंगे ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो कैंसर, कैसे कैंसर होता है, रीजन फॉर कैंसर। तो कैंसर कोजिंग जो सेल्स होता है उसको जनरली कार्सिनोजेंस और म्यूटाजेंस बोलते हैं। कैंसर कोजिंग सेल्स आर कॉल्ड एज कैंसर कोजिंग सेल्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस और म्यूटाजेंस। अब थोड़ा देखो, ये म्यूटाजेंस और कार्सिनोजेंस जो होता है ना, ये 3 टाइप्स का होता है जनरली। फर्स्ट जो होगा फिजिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस में भी 2 होता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आ गया, एक्स रेज आ गया, बीटा रेज आ गया, गामा रेज आ गया, एक्सेट्रा। नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। केमिकल म्यूटाजेंस, तो केमिकल म्यूटाजेंस में जनरली 5BU ऐसे लिखा है, मतलब 5 ब्रोमो यूरासिल, एक है 5IU 5 आयोडो यूरासिल, एक्रिडीन डाइज, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये सब क्या है, केमिकल म्यूटाजेंस का काम करेगा, जो बॉडी के अंदर कैंसर क्रिएट करेगा। जनरली केमिकल म्यूटाजेंस में ही कार्सिनोजेंस आ जाता है, कार्सिनोजेंस। और कार्सिनोजेंस किसके अंदर होगा, सिगरेट स्मोक के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कार्सिनोजेंस जो होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर लंग कैंसर, एम्फाइसीमा, रेस्पॉन्सिबल फॉर लंग्स कैंसर और एम्फीसीमा। और ये एम्फीसीमा क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, वायरस हैव जीन फॉर कैंसर कोजिंग, viruses have gene for cancer, for creating the cancerous cells। इसको क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन मतलब वायरस के अंदर ऐसा जीन जो कैंसर क्रिएट करता है ना, उसको ऑन्कोजीन बोलते हैं। और ऐसा वायरस जिसके पास ऑन्कोजीन होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ये कुछ एजेंट्स हो गया जो बॉडी के अंदर कैंसर क्रिएट करता है। कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बायोप्सी मेथड, सीटी स्कैन, एक्सरेज के थ्रू,
रेडियोग्राफी के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बायोप्सी मेथड। बायोप्सी मेथड में क्या होता है? टू कट द सस्पेक्टेड सेल्स, टू कट द सस्पेक्टेड सेल्स ऑफ ट्यूमर और एंड क्या करेंगे? एंड स्टेंड एंड सीन अंडर माइक्रोस्कोप बाय फिजियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट के थ्रू इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें और क्या हेल्पफुल होगा? सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन इसका फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये भी क्या करता है? कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। इवन रेडियोग्राफी, एक्सरेज, ये सब क्या करता है? हेल्प करता है कैंसर सेल के डिटेक्शन में। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट हम लोग 1-2 पॉइंट नोट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कॉमन मेथड इज सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना कि कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट है? हेयर लॉस एंड एनीमिया। इसमें हेयर लॉस कर जाता है, हेयर लॉस एंड एनीमिया। इसमें हेयर लॉस कर जाता है, एनीमिया होता है। जनरली ये कैंसर से रिलेटेड मैंने टर्म्स पढ़ाया। अब थोड़ा देखो, अब जो टर्म हम लोगों को पढ़ना है, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं यहाँ पे ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। आज के समय में सबसे ज्यादा ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज का जो केस देखने को मिला है वो यूथ के अंदर मिला है। 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स एज में जो जितने भी न्यू यूथ है उनके अंदर ये ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज देखने को मिला है। तो आप देखो, ड्रग्स में जनरली 3 टाइप का ड्रग्स आपको पढ़ना है। एक ओपियोइड है, सेकेंड कैनाबिनोइड्स है और थर्ड है कोका एल्कलॉइड्स। तो इसमें थोड़ा देखिए, जो ओपियोइड्स है इसको जनरली हेरोइन भी बोला जाता है और कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। सबसे ज़्यादा इसको आजकल यूज किया जाता है यूथ के थ्रू और जनरली हैलुसिनोजेंस है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो हेरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन। अंडरलाइन कर लो, डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट ओडरलेस और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसको दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन को एसिटाइलेशन करके इसको ऑब्टेन किया जाता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स। आप इसको अंडरलाइन करो, इसको लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट जो है पेपेबर सोमनीफेरम, जिसको ये ओपियम प्लांट बोलते हैं ना, तो ओपियम प्लांट के लैटेक्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है। किसको? ये मॉर्फिन को। और इसी का एस्टाइलेशन करके ना ये हेरोइन को ऑब्टेन किया जाता है, जिसको हम लोग जनरली ओपियोइड्स बोलते हैं। इसको कैसे लिया जाता है? जनरली टेकन बाय स्नोटिंग मेथड। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स
which binds to the specific opioid receptor present in our central nervous system, ब्रेन के अंदर and gastrointestinal tract। तो हम लोग इस ऑपवाइड को जनरली स्नोटिंग करके, नोज के थ्रू स्नोटिंग मतलब सूंघ के भी ले सकते हैं, और जनरली ओरल इंजेक्शन, इसको हम लोग पानी के अंदर डिजोल्व करके भी इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया ऑपवाइड। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का रिसेप्टर्स जो होता है ना, सबसे पहले ब्रेन के में अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। हेलुसिनोजन नारकोटिक्स ड्रग्स है। तो अब देखो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो ऑब्टेन किया जाता है किससे, प्लांट है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा के प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, और इसको जनरली किससे लिया जाता है, टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। नेक्स्ट आप देख लो, जो नेक्स्ट जो इसमें ड्रग्स है कोका एल्कलाइड्स। तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बताया है आप लोगों को, जो ओपॉइड्स है इसको जनरली सोनोरोटिंग मेथड से लेते हैं, जबकि कैनाबिनॉइड्स को हम लोग दोनों मेथड से ले सकते हैं, इनहेलेशन से भी ले सकते हैं और ओरल इंजेक्शन, माउथ के भी थ्रू ले सकते हैं और इनहेलेशन करके भी ले सकते हैं। कोका एल्कलॉइड्स क्या है, कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, और इसको जनरली टेकन किया जाता है किससे, सोनोटिंग मेथड से। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट्स और है, आप लोग देख लो। एक टर्म आ जाता है सबसे ज्यादा आजकल जो स्पोर्ट्समैन है ना, ये लोग मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करता है। तो मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स का क्या साइड इफेक्ट है इसको थोड़ा देखना है। और तो देखो sportsmen take a drugs called as metabolic steroids। ये जो मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, ये सबसे ज्यादा आजकल यूज किया जा रहा है स्पोर्ट्समैन के थ्रू। ड्रग्स तो लिया जा रहा है, ड्रग्स में जो मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना, इसका यूज सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन आजकल कर रहा है, और इसके यूज करने से ना एग्रेसिवनेस ज्यादा आता है, और जो वर्किंग है, जो प्ले है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज्यादा से ज्यादा वर्क हो सकता है। इससे मेटाबॉलिक स्टेरॉइड ऐसा एक ड्रग्स है ना कि जिसको स्पोर्ट्समैन से लेने के बाद से उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाता है और वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स यहां पे लिख देंगे, मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्समैन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज करता है मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब देख लो इसका साइड इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स। मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट क्या है, फीमेल के अंदर ये मैस्कुलिन कैरेक्टर को डेवलप करता है, इन फीमेल it develops the masculine characters, और in female or in male it develops the feminine character, कैरेक्टर्स। तो देखो ये मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है ना, सिंपल सा टर्म, मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स को ज्यादा यूज करने से ना मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है, और फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है। ये है मेटाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो स्टूडेंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कि ड्रग्स एंड अल्कोहल को कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या उपाय है। तो जो न्यू यूथ है ना, उसके ऊपर पीयर प्रेशर को हम नहीं डालें, उसका जनरल हम काउंसलिंग करें, पेरेंटल केयर करना पड़ेगा, उसको काफ़ी पहले एजुकेट करना पड़ेगा उसको, तो जा करके वो धीरे धीरे इसको ड्रग्स और अल्कोहल को वो छोड़ सकता है। तो इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट
ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।